बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। गुजारिश आप लोगों से ये है कि जब भी नमाज जुमा का एहतमाम करें, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, हम सब के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। जिनकी आज बर्थडे है उनको आगे चल के हमने विश करना है। 11:05 पर इंशाल्लाह हम वो सेगमेंट शामिल करेंगे। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने खबरें शामिल सबसे पहले करनी है, फिर इसके बाद जी हम मेहमान भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और कुछ सेगमेंट्स भी होंगे। महंगाई की भी बात करेंगे, कुछ बात करेंगे सियासी हलचल की भी। आगाज़ है जी हमारा पहला सेगमेंट, आज की टॉप स्टोरीज। खबरें हैं जी, इत्तेमाद का वोट लेने के लिए खजाने का मुंह खुल गया। हुकूमती अरकान को 25 अरब रुपए मिलेंगे। और नए साल में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार है महंगाई की। नया चावल 2000 रुपए फी थैला महंगा। सो नाज़रीन, ये हैं आज की खबरें। इनकी डिटेल्स क्या हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने आज हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आपका? अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुछ पहले सियासी हलचल है जी। इत्तेमाद का वोट लेने की तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए खजाने का मुंह खोला जा रहा है। अच्छा जी, परवेज़ इलाही साहब हमें हर जगह ही खजाने का मुंह खोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहे हम नवाज़िशात देख लें गुजरात पर, वो चाहे नवाज़िशात देख लें उनके करीबी लोगों पर, वो चाहे नवाज़िशात देख लें अब इत्तेमाद का वोट लेने के लिए। इमरान भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। देखिए जी, बिल्कुल इसमें दो फैक्टर जो हैं वो पाए जा रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली जब भी इलेक्शन ईयर जो है वो नज़दीक होता है, उसमें वाकई ख़जाने के मुंह जो हैं वो खोल दिए जाते हैं और अरकान असम्बली जो हैं वो अपने हलकों में खूब तरक्याती काम जो हैं वो करवाते हैं। ऑब्वियसली तब तो उन्होंने जाके लोगों से फेस टू फेस मिलना होता है ना। और अब मामला जो है वो ऑब्वियसली एतमाद के वोट का है, क्योंकि कई ऐसी इतलात थी कि जो हुकूमत के अपने MPAs हैं अब वो एतमाद का वोट जो है वो नहीं देंगे। और कई ऐसे इत्तेहादी MPAs थे जिन्होंने बाकायदा जो है वो ऐलान भी कर दिया था कि वो वज़ीर आला परवेज़ इलाही को जो है वो एतमाद का वोट जो है वो नहीं देंगे। तो अगर एतमाद का वोट नहीं मिलता तो इस सूरत में परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जो वज़ीर आला हैं, उनको जाना पड़ेगा और जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको भी हाथ जो है वो धोने पड़ेंगे। तो वो हर हवाले से कोशिश यही करेंगे। ये पैसा कौन सा उनके घर का पैसा है, अवाम का पैसा है, हुकूमत का पैसा है, वो उन्होंने इस तरह लुटाना है। और ये 1300 स्कीमें जो मंजूरी जिनकी दी गई है और जो स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना है उसने भी इसकी मंजूरी दे दी है। तो वाकई ये बिल्कुल ये बात हकीकत है कि ये सिर्फ एतमाद के 25 अरब लगते हुए भी इरफान कहीं नजर आएंगे या नहीं? माजी में मिसालें हमारे सामने हैं ना। देखिए, ये 25 अरब रुपया ये इसलिए नहीं दिया जा रहा कि आप जाके वहाँ पे इलाके में काम करवाएं। ये 25 अरब रुपया और चीज़ों का है। अब देखिए, यानी अपने अपने हिस्से रखेंगे और इसी के लिए अब असल इशू यही है कि एतमाद का वोट लेना है। आपने MPAs जो हैं उनको अपने साथ जो है इल्हाक करवाना है, अपने जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करवाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि बेशुमार जो स्कीमें हैं जिनके ऊपर जो महकमा ख़जाना की जानिब से एतराज़ात भी लगाए गए, उसको भी आप पसे पुष्ट रख के कि नहीं मैं नहीं मानूँ और मैं जाके इनको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जैसे कल उनकी जानिब से एक बयान जो है वो मंजर-ए-आम पे आया। उन्होंने कहा कि वो गवर्नर पंजाब का जो है वो हुक्मनामा नहीं मानते, वो उनकी बात नहीं मानते, गैर कानूनी है, मैं एतमाद का वोट नहीं लूँगा। अब इनके अंदर डर बैठा हुआ है कि हमने किया कुछ नहीं है, लोग जा रहे हैं हमसे, हमने 4 साल ज़ाया किए, ना हम हल्के में जाने के काबिल रहे, ना हम जो है वो असम्बली में आने के काबिल रहे। तो इसके बाद अब इस तरह की चीज़ें होंगी, आपको नज़र आएगा कि हर तरफ जो है वो ख़जाने के मुंह खोल दिए जाएंगे। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि जब ये कोर्ट की जानिब से उनको टाइम दिया गया था तो उस वक्त मुझे याद है कि ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके साथ राना सनाउल्लाह की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि अब हॉर्स ट्रेडिंग का शुबा है, हम इस फैसले से जो है वो मुत्तफिक नहीं हैं, हम इस पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ख्वाह कि वो अभी तक वो इस पर कहीं अगले फोरम पे नहीं गए, लेकिन जो उनका ख़दशा था वो इस खबर के मुताबिक जो है वो आपको खुला हुआ जो बिल्कुल सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि इतने पैसे उनको फ़ंड दिए जा रहे हैं कि महकमा ख़जाना की जानिब से जो एतराज़ात लगाए गए हैं उसको भी पसे पुश डाल दिया गया है। और अब होगा क्या
कि आप उन लोगों को पैसे देंगे, वो अपने इलाके में काम करवाने के लिए जो ठेकेदार हायर करेंगे, वो ठेकेदार जो हैं वो इनके जो है वो हालात बेहतर करेंगे, अवाम के हालात वैसे के वैसे रहेंगे और इनके हालात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। आप देखिए ना, एक खतीर रकम है तेरा, ये 25 अरब जो है ये सिर्फ वाटर सप्लाई की मद में जो है अंदाजा करें नहीं, और अगर ये लग भी जाते हैं, मैं कहती हूँ चले फिर भी किसी हद तक तो फायदा होगा ही, लेकिन वही बात आ गई कि ये कहाँ पैसे लगेंगे, कौन कौन इसमें हिस्सेदार होगा, और फिर जो सोने पे सुहागा ये काम होता है वो भी नाकिस होता है। डेफिनेटली वो भी आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा चले। जब आप ऊपर से कमीशन लेकर ठेकेदारों को काम देंगे तो फिर आप उम्मीद करें कि वो 100% एक्यूरेट काम करे, ये तो लिटरली आप सर्वे करवाएं ना, लाहौर में जितने भी तरक्याती काम हुए हैं, मुझे कोई एक ऐसा इलाका बता दें जहाँ पर तरक्याती काम हुआ हो और सिर्फ 3 या 4 माह बाद वहाँ की रोड जो है वो खराब। हमारे पास जिन रोड्स पे पैचवर्क होता है, जहाँ से हम हर रोज गुजर के आते हैं, 15 दिन में वो रोड वहाँ पर दोबारा आपको जो है खड्डे पड़े हुए नजर आ रहे होते हैं, तो काम की क्वालिटी क्या है इसका आप बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ बात करनी है हमने, नए साल में महंगाई किस तरह से दौड़ रही है, बल्कि एक काबू में आना जो है महंगाई का मुश्किल हुआ है। आटे के बाद आज चावल भी जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे, कीमतों में कितना इजाफा हुआ और आम आदमी का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। हम नए साल में देखते थे कुछ अच्छा होता था, आवाम के लिए कुछ नया होता था। अब महंगाई है कि वो थमने पे नहीं आ रही। हर रोज़ अंडों के रेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हर रोज़ चिकन के रेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब बुनियादी चीज़ें जो कि गरीब खैर चावल तो नहीं खा सकता, लेकिन जो हर रोज़ 2 वक्त का खाना 3 वक्त का खाना किसी गरीब ने खाना है, आटा ऑलरेडी नायाब भी है, महंगा भी है। ऐसे में जी चावल का थैला 2000 रुपये महंगा हुआ है। 10 किलो आटे का पैक जो है 1830 रुपये का हो गया है। नया चावल सुपर 50 किलो का थैला 15,000 रुपये तक पहुंच गया है। अब इकट्ठी बल्क में चीज़ लेना तो मेरे ख्याल से एक ख्वाब ही रह गया है। इमरान भाई देखिए ना, सिर्फ आटा और चीनी की बात नहीं है, जितने भी अजनास हैं वो महंगी। आप सब्जियां खरीद लें, आप मैंने अंडों का जिक्र किया, चिकन आप मुर्गी को देख लेना, चिकन देखें आपका कहाँ पहुँच गया है। और मैं तो यकीन जाने, मैं तो लोगों को यही कहता हूँ कि इरफान चिकन से बहुत बेहतर है कि फिश जो है आप वो इस्तेमाल करें जिसका रेट तकरीबन 350 रुपये। बिल्कुल आप उसको यूज़ करें और वो हर हवाले से बेहतर है। खैर अगर बात की जाए इस हवाले से, कभी भी महंगाई जो है ना, मैंने तो कभी नीचे जाती हुई नहीं देखी। कि होता ये है कि जी महंगाई बढ़ी है, लेकिन और कभी कहीं स्टे भी कर जाती है, कुछ अरसे के लिए रुक भी जाते हैं, लेकिन नीचे कभी नहीं नीचे आती। कभी नहीं, देखिए हर दौर में जो हमारे मुल्क के हालात हैं और जैसी हमारी मईशत है, वसाइल से मालामाल मुल्क है और मसाइल से बाहर ही नहीं निकल रहा। हाँ। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, इसका इन्हिसार जो है ना वो प्लानिंग पे होता है कि हमारे यहाँ ऐसी प्लानिंग ही नहीं की जाती कि जी कोई दूर अंदेश बात होती है ना कि जी सर्दियाँ आ रही हैं, जी बिल्कुल, कि सर्दियाँ आ रही हैं या मुल्क पे कर्ज़ों का बोझ डल रहा है, तो आवाम को हम कैसे जो है वो रिलीफ दे सकते हैं, ऐसी प्लानिंग की ही नहीं जाती। सिर्फ ये सोचा जाता है कि हम टैक्सेस कैसे बढ़ाएं, ये चीज़ें महंगी कर दें, वो चीज़ें महंगी कर दें, या बैरून मुमालिक से हम कर्जे कैसे हासिल कर सकते हैं। कभी भी ये नहीं कहा जाता कि हम इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में कैसे लेकर आएंगे, जो हमारे पास अभी जितने भी वसाइल हैं उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं या दुनिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। बस एक कशकोल हमने पकड़ा हुआ है और अवाम को भी वही आदत जो है वो डालने जा रहे हैं कि मयार ज़िंदगी तो आवाम का पहले बेचारी का बेहतर नहीं है, ना रोज़गार है, ना कारोबार है, ना कुछ और रही सही कसर जो है वो आए रोज़ कीमतों में इजाफे की मद में जो है वो नजर आता है। मालिका ने नीचे लिखा है 25 रुपए की रोटी करने का। आप देखें ना, आप यकीन जाने, मैंने कल रात जो है वो हमारे एरिया में तंदूर है, उससे जब मैंने सादी रोटी का रेट पूछा, आप यकीन जाने उसने 20 रुपये बोला। सादी रोटी का रेट बता रहा हूँ, इसमें वो खमीरी या नान का कोई चक्कर नहीं है। सडन ही ये कीमतें जो हैं वो ऐसे बढ़ती चली जा रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अब रेट लिस्ट कोई अगर कह दे कि जारी की जाती है, आप स्टोर्स पे चले जाएं और रेट लिस्ट पर अगर आप देख लेंगे जिसको डीसी काउंटर लिखा हुआ लगाया होता है, वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हैं वो तो कोई ख़रीद ही नहीं सकता। उसके अलावा ना मैं आपको बताऊँ, ये कल या परसों में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे इंडेक्स के अंदर बेहतरी आ रही थी, और वो भी ये भी बता रहे थे कि जो PTI के दौर में जो उन्होंने अपना वाइट पेपर इशू किया है, उसके अंदर उन्होंने बड़ी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही दावे कर दिए, झूठ का पलंदा उन्होंने कहा कि वो है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने बहुत से आम लोग, जैसे हमारे जैसे लोग थे, उनसे मैंने पूछा कि
आपको क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ आई कि इसमें भी बताया जा रहा है कि इंडेक्स बेहतरी आ रही है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि हमें तो अपने दाल चावल और आटा इनके मसाइल का पता है। आम आदमी का मेयारे ज़िंदगी जब ख़त्म ही होता चला जाएगा तो बेहतरी क्या है? यही चीज़ है कि अब इस खबर के मुताबिक देखें कि 2000 रुपये महंगा हो गया, यानी कि नया चावल, ये अभी नए चावल का रेट है जो 15,000 रुपये का 50 kg का वो पैकेट है। अगर आप यही चावल जो है ये अगर पुराना होगा, 1 साल पुराना होगा, तो उसकी कीमत आपको 18,000 रुपये में मिलेगी। और 18-20 हज़ार रुपये में अगर आपने 50 kg का जो चावल का थैला लेना है, और उसके बाद आटे की कीमत जिस तरह बढ़ती जा रही है, आटा 160 रुपये जो चक्की का आटा है वो मिल रहा है, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि किस तरह जो नान भाई एसोसिएशन है वो अपने रेट कम कर सकती है। ना तो उनको सरकारी आटा मिल रहा है, ना जो रेट हैं आटे के, जो गंदम का रेट है वो कम हो रहा है, तो उसके बाद ये हालात ऐसे रहेंगे। बात वही है कि हमने आज तक कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। हमारा ज़रई मुल्क, और ज़रई मुल्क में है जब हम मई के अंदर अप्रैल में कटाई करते हैं तो मई में हमारा जो रेट है वो कुछ होता है, और उसके बाद जून में रेट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका होता है। आसमान से बात है। जब इतनी गंदम हम कटाई भी कर रहे हैं, वो गंदम रखी भी जा रही है, गंदम हुकूमत ख़रीद भी रही है, तो उसके बाद रेट बढ़ना जो है ये मैं समझता हूँ कि ये सख्त नाइंसाफ़ी होती है। और अब भी यही हो रहा है कि अभी चावल की काश्त हुई है, अभी चावल आपने काटा है, अभी नया चावल मार्केट में आया है, उसके बाद अगर उसका रेट जो है वो 15,000 रुपये का 50 किलो का पैकेट है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप समझें कि ये 25,000 तक जाएगा। क्योंकि इसमें कभी आपने, जैसे इमरान ने बात की कि महंगाई कभी कम होती नज़र नहीं आई, कि इसको कभी आप सोचें कि ये अब 15,000 का नहीं, 4 माह बाद ये 10,000 का हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये रेट ऊपर ही जाएगा। तो ये इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है, जो हमें किसी एंड पे नज़र नहीं आ रही। करनी किसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग? यहाँ तो कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने को तैयार नहीं है। यहाँ तो या तो बात होती है तैयारों की, या तो बातें होती हैं हेलीकॉप्टरों की खरीदारी की, या तो खजानों पे मुंह खोले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात के लिए। यही चीज़ है कि जिसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है ना, कि मैं अगले 4 साल, अगले 5 साल की, या ये 1-1.5 साल जो मेरे ऊपर तलवार लटक रही है कि मुझे हटा दिया जाएगा, उसके लिए मैं प्लान कर लूं। ये अवाम की इस वक्त दुखती रग है। अगर आप यही चीजें बेहतर कर दे कि अवाम को, तो अवाम आपको खुद ना जाने दे। अब देखें कि यही अवाम थी कि 8 से 8 माह पहले ये लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बुरा भला कहते थे कि क्योंकि महंगाई उस वक्त भी बहुत थी, उस वक्त महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी, अवाम इनको बुरा भला कह रही थी। लेकिन जब ये गवर्नमेंट हटाई गई तो उसके बाद डेफिनेटली जो भी हुकूमत होगी उसके अगेंस्ट ही जाएगी अवाम, क्योंकि महंगाई तो किसी से भी कम नहीं हो रही। हम कहें कि तहरीक-ए-इंसाफ को हटाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो ऐसा नहीं हुआ, महंगाई मज़ीद बढ़ी। तो इस तमाम सूरत हाल में अवाम का रिएक्शन यही होगा कि अवाम कभी भी आपको जो है वो तस्लीम नहीं करेगी। और अब भी अगर आप चाहे जितने मर्जी अरबों की स्कीमें शुरू कर लें, अवाम का मसला अगर रोटी चावल और सेहत सहूलियात की अदम फराहमी ऐसे ही रहेगा तो मेरा नहीं ख्याल अवाम आपको सपोर्ट करने वाली है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद आपको कहेंगे, और मसाइल ही मसाइल हैं आम आवाम के लिए। शहर में कुछ क्राइम सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो जिस खबर की तरफ मैं आने वाली हूँ वो है जी डिफेंस बी के इलाके में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया। म्यू अस्पताल के डॉक्टर मसूद जिलानी को कत्ल किया गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। जी इरफान। बिल्कुल आना, ये कल बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या था। डॉक्टर जिलानी जो म्यू हॉस्पिटल के फिजिशियन थे, ये अपने घर के अंदर ही जो है इनकी डेड बॉडी मिली और उसके बाद पुलिस ने लाश कब्जे में ली। तो इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये कोई फैमिली डिस्प्यूट जो लग रहा है, अभी इसका कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, फैमिली डिस्प्यूट लग रहा है। प्रॉपर्टीज़ के कुछ इश्यूज़ थे और उसके साथ साथ जो फैमिली के अंदर डिस्प्यूट चल रहे थे वो भी इसमें इशू थे, लेकिन अभी कंक्लूजन नहीं है। मैं कर देना इन पहलुओं पे चीज़ चल रही है। देखिए ना, ये बड़ी बेहिसी जो है वो आपको इस माशरे में नज़र आती है। कहीं आपको ऐसे मर्डर्स नज़र आते हैं जो सिर्फ एक मरले के मकान के ऊपर। मुझे रंगमहल के इलाके में एक मर्डर याद है जिसके अंदर 3 भाई, उन्होंने एक भाई ने अपने 3 भाइयों को कत्ल कर दिया था और सिर्फ वो 1.5 मरले का मकान था। इस तरह के आपको बेशुमार लाहौर के अंदर केसेस नज़र आते हैं। रवां साल, गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो 428 से ज़ायद कत्ल जो हैं वो हुए और उसमें मेजॉरिटी जो थी वो लेन देन के तनाज़े थे। अब असल इशू ये है कि हमारे
यहाँ पे जो रिकॉर्ड सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है, विरासती जो इश्यूज़ हैं वो बेहतर नहीं है, और जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल पैदा होते हैं। चलिए यहाँ पे तो हम ये कह देते हैं ना कि विरासती इशू बेहतर नहीं है, घरेलू मसाइल ऐसे हैं, या फिर ये लड़ाई झगड़े इन बुनियादों पर हो रही हैं। अब ये जो चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, इसकी रीजन आप क्या बताएंगे? डिफेंस बी में बैंक के बाहर डकैती, कार सवारों ने 21 लाख रुपए लूट लिए और फिर नौकरी का झांसा देकर 14 साल लड़के का गुर्दा निकाल लिया, 3 सहूलतकार गिरफ्तार। अब ये जो गिरोह हैं, ये तो पुलिस की नाकामी है। बिल्कुल है ना, इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ऐसे वाक़यात जब ज़ोर पकड़ते हैं तो उसके पीछे 2-3 वजूहात होती हैं। उसमें एक फैक्टर जो पुलिस के बकौल जो है वो होता है कि महंगाई बढ़ रही है, जो रोज़गार लोगों को मिल नहीं रहा, इस वजह से ये क्राइम की रेशो जो है बढ़ती है। लेकिन उसके साथ साथ जो असल फैक्टर है वो ये है कि जब पुलिस अपना काम छोड़ देती है, जब SHO जो है, SHO, DSPs या SPs अपने अपने एरियाज के अंदर पुलिस के पास वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन है ना, इसके लिए अगर उन तमाम सहूलियात को इस्तेमाल भी तो इन लोगों ने करना है ना। आपने जाके उसको इस्तेमाल नहीं करना, मैंने जाके इस्तेमाल नहीं करना, इन लोगों ने काम में वसाइल को इस्तेमाल करना है। जब इनका फोकस जो है वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं होगा, इनका फोकस ज़्यादातर होगा लेन देन के जो इश्यूज़ हैं उसकी इन्वेस्टिगेट करना, उस मामलात को सॉर्ट आउट करवाना, तो क्राइम, अगर आपका जो प्राइम जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर ऐसे मामला जो है वो बढ़ेंगे। अब देखिए ये डिफेंस में जो वारदात हुई जिसके अंदर एक गाड़ी के अंदर लोग आए, उन्होंने बैंक से लोग पैसे लेके आ रहे थे, उनको उन्होंने जो राउंड अप किया और उसके बाद हैवी वेपन उनके पास थे, उन्होंने उसको लूट के ले गए। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, फुटेज आपके सामने है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। इस तरह के बेशुमार वाकये, 100 से ज्यादा वाकयात सोशल मीडिया पे आपको इतने ऐसे वाकयात नजर आते हैं जिसके अंदर खास तौर जब बैंक से लोग पैसे लेके निकलते हैं वो गैर महफूज है। बैंक में क्या होता है कि बैंक में आपका वेटिंग एरिया जो है, वेटिंग एरिया आपके कैश काउंटर के करीब है, या कैश काउंटर आपका बिल्कुल ओपन है, कैश काउंटर पे जिसने जाना है पैसे लेने के लिए उसने वहाँ पे पैसे काउंट करने हैं, क्योंकि कैश काउंटर के ऊपर लिखा होता है कि अपने पैसे गिन के अपने रिसीव करे। वहाँ पे वो बंदा गिनना शुरू करता है। इतनी देर में जो वेटिंग एरिया में या उसके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्म कर देते हैं कि इमरान यूनुस ने जो है वो ब्लैक कलर का जो जैकेट पहनी है और ये पैसे लेकर यहाँ से इस बैग के अंदर निकल रहे हैं। सही। अब वहाँ से जब शख्स निकलता है तो उसके बाद बाहर जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये डिफेंस में वारदात की, या आपको बाइक्स के ऊपर ऐसे ग्रो नज़र आते हैं जो किसी भी जगह पे ऊपर जब उनको मौका मिलता है वहाँ पे उनको रोक लेते हैं। तो ये बेशुमार ऐसे ग्रोह हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, और असल बात यह है कि पुलिस इनको कंट्रोल करने के लिए कोई खातर खा इकदाम नहीं कर रही। अब देखें यहाँ पे भी आपको CCTV फुटेज नज़र आ गई। फुटेज के बाद क्या होता है, अच्छा इसके बाद फौरी क्या होता है कि पुलिस अफसरान की जानिब से जो उनके PROs बैठे हैं वो बेचारे नोटिस जो है वो इशू कर देते हैं कि जी DIG साहब ने या CCPO साहब ने नोटिस ले लिया और SP साहब से रिपोर्ट तलब कर ली। SP साहब को और बड़े काम होते हैं, SP साहब ने और मामला देखने हैं, उन्होंने जाके कभी ज़मान पार्क भी ड्यूटी चेक करनी है, कभी उन्होंने किसी जगह पे एहतजाज चल रहा है वहाँ पे मामला देखने हैं, कभी उनके दफ्तर में कहीं ऐसी पार्टियाँ आई होती हैं जिनके लेन देन के करोड़ों नहीं अरबों रुपए के लेन देन के इश्यूज़ हैं, वो उनकी प्रायोरिटीज़ होंगी कि इनको मैं सॉर्ट आउट करूं, या उनके पीछे कोई ऐसी सिफारिशात होंगी जिसके बाद उनको सुनना ज़रूरी होगा। तो ये जो आम आदमी लुटा, गरीब आदमी लुटा, ये प्रायोरिटी में नहीं है चीज़ें, जैसे हुकूमत की प्रायोरिटी कुछ इस पे कर नहीं सकेगा। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। फैसला मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया, जरा इस फैसले को समझेंगे भी। लाहौर समेत सूबे भर में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है, कितना ज़रूरी है? इरफान आप ही से जान लेते पहले। अना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके पास जो मुल्की जैसे हालात चल रहे हैं, आप देखें कि दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत रूनुमा हो रहे हैं, और उसके अंदर अगर आपके पास डाटा बैंक ना हो कि कौन कौन जो है वो आपके शहर में रह रहा है या आपके सूबे में रह रहा है, तो इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन और इसके साथ साथ इतना आसान काम है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये होना बहुत ज़रूरी है। अना, अगर करना चाहे तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए आप सेंसस भी तो आपने की ना, सेंसस के अंदर आप डोर टू डोर गए, लोगों की तादाद आपने काउंट की, लोगों के जो सारी चीज़ें उनकी आपने हासिल की, उनके डाटा बैंक आपने बनाया। अब असल इशू ये है कि सेंसस का जो डाटा है
इसको अगर आप तमाम इदारों के साथ शेयर कर दें, पुलिस के साथ शेयर कर दें, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शेयर कर दें कि हर एक को पता हो कि उसके एरिए में कौन कौन रिहाइश पजीर है, उसी तरह अब 50,000 से ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में और पूरे मुल्क में ज़रूरत है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में, उनका डाटा आपके पास होना चाहिए। और खुदा न खास्ता अगर ये ना हुआ तो आप यकीन जानिएगा बहुत ज़्यादा ख़राबी जो है वो आने वाले वक्त में पैदा हो सकती है। जराइम जो है उनमें भी इजाफा हो सकता है और जो दीगर मसाइल है देखा जाए मुख्तलिफ हवाले से तो वो भी इससे जुड़े। चलिए जी, कहा तो गया है कि फैसला किया गया है, अब इस पर नजरसानी भी होगी, देखते हैं कि किस हद तक इस पर काम होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आते हैं। ये खूबसूरत और शानदार काम देखकर आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और जब बात टैलेंट से भी कहीं आगे निकल जाती है तो वो चीज़ें आपको हैरान करना शुरू हो जाती हैं। हम देखते हैं कि जी हमारे यहाँ बहुत बहुत बड़े नामवर आर्टिस्ट जो कि इतनी कमाल महारत अपनी फील्ड में रखते हैं कि उनका काम देखें तो आप दंग रह जाते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह से स्पेशल सलाहियतों से इनको नवाजा है। सो आज के हमारे मेहमान भी जो हैं अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही स्पेशल सलाहियतों से नवाजा। कुछ उनका काम हमने आपको दिखाया, कुछ आगे चल के हम आपको दिखाएंगे भी और उनसे जानेंगे भी कि किस तरह से वो इतना स्पेशल काम कर लेते हैं। ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली के अंदर जितना काम हुआ, वो जो आयात आपको लिखी नज़र आती हैं, इनका खासा है। ये हमारे आज के मेहमानों ने ये कारनामा सर अंजाम दिया और माशाल्लाह इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर सीएम साहब की जानिब से इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। ज़ेब इमरान और मोहम्मद एहसन खान आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी जानिब से ये बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया गया। और फिर इनके जिस तरह से मैंने अभी तमाम वो चीज़ें आपके साथ भी शेयर की हैं जो इन्होंने बनाई हैं, सो किस तरह से ये कमाल महारत इन्होंने हासिल की और इतना ज़बरदस्त काम ये कैसे कर लेते हैं, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। आप सब लोग जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई कहता है कि उसे कुछ डिफरेंट चाहिए, चाहे वो घरों में कुछ डेकोर आप करना चाह रहे हैं, ऑफिसेज में करना चाह रहे हैं, या फिर आपको बाहर रोड्स पे कुछ ज़बरदस्त काम हुआ नज़र आ रहा है। सो इनका खासा कोई एक काम तक महदूद नहीं है। अगर हम कहीं सोवेनियर्स तैयार करना, अवार्ड्स तैयार करना, डिकोर का सामान तैयार करना, मतलब इतना सारा काम ये कर कैसे लेते हैं, अपने मेहमानों से ही जान लेंगे। वेलकम कहेंगे अपने मेहमानों को शो में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपसे हम आगाज़ कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, एक सोशल मीडिया पर हमें डिफरेंट आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, दौड़ लगी हुई है, हर कोई चाहता है डिफरेंट काम हो। सो ये डिफरेंट आप कैसे पूरा कर लेते हैं? जो हमारा आइडिया है हमने उसको पंच इसलिए किया था, अगर आप हमें देखें हम काम ही सारा कस्टमाइज करते हैं, कस्टमाइज ऑन कस्टमर डिमांड, यानी जो आप चाहते हैं हम उसको डेवलप कोशिश करते हैं। कॉपी वाली तो वो रह ही नहीं जाती ना, जो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कॉपी यानी कि हम एक नया प्रोडक्ट जब भी तैयार करते हैं हम उसको पिछले से चेंज करते हैं कस्टमर डिमांड पे। वो कलर्स में हो सकता है, वो कोई चीज़ फीचर्स में हो सकती हैं। ये प्रॉपर हमारी एक क्रिएटिव टीम है जो इसको डील करती है। हम उसको डिज़ाइन करते हैं प्रॉपरली, फिर आगे कस्टमर के सामने उसे पंच करते हैं। अगर उसको आइडिया क्लिक कर जाए तो वो हमें गो अहेड देता है कि आप कंटिन्यू करें सर। सही। तो मोहम्मद ऐसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बेसिक अगर आप एक ये जैसे अभी पंजाब असम्बली वाले काम के ही हमने तो आपके चर्चे सुनी हैं, सो मुश्किल है, आइडिया स्टार्ट कहाँ से करते हैं, किस तरह से इस काम को आपने लिया? देखिए, सबसे पहले जो आगाज़ है वो तो कस्टमर की तरफ से है कि हमने उसकी डिमांड देखनी है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। सही, ठीक है। और हमारा मेन काम ये है कि हमने अपने कस्टमर की जो होती है अपना डिमांड है उसको फुलफिल करना है। अब उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि टाइमलाइन कितनी है हमारे पास। ठीक है, एक चीज़ है वो 10 दिन में हो सकती है, कस्टमर चाहता है मेरे पास है सिर्फ 5 दिन। बिल्कुल ठीक है, तो वो हमने अपने एंड से मैनेज करना है। ठीक है, कि हम 24 आवर्स लगा के हम काम करें सारा। ठीक है, तो इस तरह करके हम इसको सारा फॉलो करते हैं। सही। मैं थोड़ा सा पंजाब असम्बली वाले काम के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, कितने अरसे में कंप्लीट किया? वो राइटिंग और वो कलर्स का इंतखाब करना सब आपका डिसीजन होता है? नहीं, कलर्स का इंतखाब हमारा डिसीजन नहीं था। ये
NCA के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वो सारे डिज़ाइन किया हुआ है, आर्किटेक्ट्स हैं। उसके बाद CNW की टीम है जो इसको प्रॉपरली देखती है। ख़ास तौर पे जो सेशन हॉल है उस पर बहुत तवज्जो दी जाती है। जब ये ओपनिंग थी इसकी लास्ट 2021 में, तो इसके ओपन्स होने से पहले जो स्पीकर असेंबली थे उनकी ख्वाहिश थी और उनके बेटे की भी ख्वाहिश थी कि ख़त्म नबूवत पे बड़ा काम होना चाहिए। तो जो हमारी असेंबली बनी है, हम इसके ऊपर जो है ख़त्म नबूवत की आयत लिखें। तो वो बिल्कुल ही आप कर लें कि 2 दिन रह गए थे ओपनिंग में। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान में किसी ने उनको आप कह सकते हैं हाथ नहीं पकड़ाया कि ये काम हो सकता है। तो हम वहाँ से टच हुए, उन्होंने हमें बताया आइडिया, यानी कि मंडे को ओपनिंग है, थर्सडे को हमारी मीटिंग चल रही है, फ्राइडे को हमने उनको कोटेशंस वगैरह दी हैं, उनको आइडिया दिखाया और उन्होंने गो हेड दिया। यानी कि हमने बिल्कुल 2 दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो करके काम, संडे को हम फारिग हो गए थे सारी आयत लगा के। सही और जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बता दें, आप कस्टमाइज काम करते हैं तो कोई भी अपने किसी भी आइडिया के साथ अपने किसी भी स्पेशल इवेंट पे आपसे रब्ता कर सकता है? जी बिल्कुल, एनी टाइम। क्योंकि हमारा तो आप देखें ना, हमारा मेन प्रोडक्ट ये है। ठीक है, एक तो हम ये ब्रास की जो चीज़ें हैं इसको लेके चलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ब्यूटिफिकेशन होती है उसके अंदर हम जब वो करते हैं, डील करते हैं। तो आप अपना आइडिया लेके आए, उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। सही। मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम होता है किसी भी काम के लिए? डिपेंड ऑन आर्ट है, डिपेंड ऑन आप कह सकते हैं डिज़ाइन है कि कितना है। जिस तरह आप फ़र्ज़ कर लें कि ब्यूटिफिकेशन में मेन हॉर्सेस चलते हैं। अगर आप कहीं कहीं देखें तो राउंड अबाउट्स में, चौंक्स पे हॉर्सेस लगे होते हैं। तो वो एक बहुत सिंपल भी हैं और एक बहुत आप देख के कहते हैं कि कमाल है। हमारे काम में जितना आप रियलिटी के करीब होंगे ना, उतना आपको फील होगा कि ये अच्छा काम हुआ हुआ है और उतना ही वो टाइम टेकिंग है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, लोग कहते हैं कस्टमाइज काम अगर आप कराना चाह रहे हैं तो वो कुछ एक्सपेंसिव भी होता है। बिल्कुल। इसमें कुछ हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है और टाइम ड्यूरेशन भी मैटर करती है। एक अच्छा आर्टिस्ट जो है वो अच्छे पैसे चार्ज करता है आपको हूबहू बनाने में। अगर आपने बिल्कुल उसको कहना है कि बिल्कुल मेरा मुजस्मा भी बनाए, तो ये टाइम टेकिंग है, फीचर्स टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बिल्कुल, आपने सही कहा। कितने लोगों की टीम है आपकी? और इस काम के लिए आपने ऑब्वियसली हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी, डिजाइनिंग अलहदा से काम है, ग्राफिक्स वगैरह बनाना। सो कितने लोगों की आपकी टीम है? अराउंड 10 to 12 हम मेन कोर में हमारी टीम है। उसके बाद जो वर्कर्स हैं वो तो एक साइड पे, लेकिन जो मेन हमारी टीम है वो अराउंड 10 बंदों की टीम है। ठीक है, जिसको आदि को समझे मैं लीड करता हूँ, बाकी ज़ेब साहब लीड करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग साइड ये देख लेते हैं, ऑपरेशनल साइड जो है वो मैं देख लेता हूँ। तो उससे ये है कि मतलब एक वो आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो तो अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। मुझे ज़ेब इमरान ये बताइएगा, आपने जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली वो आइडियाज़ जो आपको अब आ रहे हैं या फिर एक बड़े लेवल पे बिजनेस लेके चलना, हमारे नौजवान के पास टैलेंट भी है, लोग डरते हैं। सो क्या आपके पास बहुत बड़ा सेटअप, बहुत ज़्यादा पैसे हों तभी आप किसी काम का आगाज़ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसे, पहले हमें भी यही लगता था ज़्यादा पैसे से बड़ा काम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं और वो अब मुझे तो बिज़नेस मिला मेरे फादर की तरफ से। वो लेदर फील्ड में थे और वो पूरे पाकिस्तान में लेदर के हवाले से अच्छा काम कर रहे थे। तो मैं जब उनके साथ काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि इसमें बहुत से गैप्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको फुलफ़िल करना चाहिए। आजकल जो आवाम है वो वन विंडो शॉप चाहती है कि एक दुकान पे हमें सब कुछ मिले, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने वो वन विंडो शॉप वाला जो है ना क्राइटेरिया, उसको फॉलो किया। मैंने अपने साथ चीज़ें ऐड ऑन्स की। इन यूनिवर्सिटी में था, प्रेसिडेंट था और इवेंट्स मैनेज करता था, तो वहाँ से ट्रॉफीज़, मेडल्स, सोवेनियर्स का आइडिया था मुझे कि किस तरह बनते हैं, किस तरह होना चाहिए। तो इसको मैंने अपने बिज़नेस के साथ टच किया। फिर ये मोनूमेंट, ये आर्टिस्ट, ये बहुत मेन काम आ जाता है। एक अच्छा डिज़ाइन आपका बिकता है। जिस तरह एक आर्टिस्ट की अच्छी पेंटिंग बिकती है ना, तो अच्छा काम आपका बिकता है। अब आवाम पूछती है स्कोप किस चीज़ का है,
स्कोप हर उस चीज़ का है जो अच्छी चीज़ है। अगर किसी ने दही भल्ले भी अच्छे बनाए हुए हैं ना, तो मैं मानता हूँ कि वो बिकेंगे। नो डाउट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो आपकी मेहनत और एक अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आप दुनिया का चाहे जो मर्जी काम कर रहे हैं, वो चाहे लेट आपको उसका फल मिलना शुरू हो, मिलता ज़रूर है। अब मुझे ये बताइएगा, हमने अब अपने नाजरीन को बताना ये है कि डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आप अपने घर को भी सजा सकते हैं। सो आपके इंटीरियर कितना मैटर करता है, उनको कुछ चीज़ों के साथ आप किस तरह से अच्छा कर सकते हैं? कुछ चीज़ों के साथ आप उसके बैकग्राउंड्स और उसके कलर थीम्स, डेकोर्स, ये मैटर करती हैं ज़्यादा। हमारी प्रॉपर टीम्स हैं आर्किटेक्ट्स की और इंटीरियर की, वो डिज़ाइन करती है। मैं इसमें एक नाम लेना पसंद करूँगा, हमारे बड़े मेन डिज़ाइनर हैं और बड़ा हमारा सपोर्ट करते हैं, सलमान रज़ा। वो उनकी ही वजह से, उनकी ही डिज़ाइनिंग की वजह से हम लोगों को पिच कर सकते हैं अच्छी चीज़ें। तो ये उनका भी कमाल है, क्योंकि डिज़ाइन के बगैर कुछ नहीं है। इनिशियल स्टेप हमारा डिज़ाइन है, फर्स्ट स्टेप होता है। हाँ जी, हम वेन्यू की पिक्चर्स लेके हम सलमान को दे देते हैं, फिर आगे उसको कंटिन्यूटी पे वो लेके आता है कि क्या आना चाहिए। हम डिस्कशन करते हैं, हमारा पैनल थिंक टैंक है, हम बैठते हैं उस पर डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ अब करनी है इस पर। सही। मोहम्मद एहसन, आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से स्पेशल आप अपने इवेंट को बना सकते हैं और आप उसमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? देखिए, मैसेज तो यही है कि हर बंदा पहले अपना जो एक पोटेंशियल है और अपनी जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले ज़रूरी है आप उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, वो जब तक वो क्लियर नहीं होगी हम भी आपकी हेल्प नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जब एक आपका माइंड क्लियर है और आप उसको जो प्रॉपर्ली कन्वे कर रहे हैं हम तक, ठीक है, तो फिर आपने आगे हम पे छोड़ वो आइडिया को आपने रियलिटी में देने के लिए सबसे पहले अपना आइडिया क्लियर रखना है। क्या कहना चाहेंगे ज़ेब इमरान? मैं तो हार्डवर्क पे बिलीव करता हूँ, मेहनत करें, मेरा मानना है रायगा नहीं जाती। बिल्कुल आपने सही कहा, और मेरे ख्याल से नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मैसेज भी यही है, क्योंकि हम थोड़े से जल्दबाज हो चुके हैं ना। सो आप मेहनत करें, आप उसका फल चाहे आपको लेट मिले लेकिन ज़रूर मिलेगा। थैंक्स एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने लेनी है ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। कोमल इस वक्त बाहर मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू कोमल। जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो ठंडने वाली सर्दी ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए हैं। शदीद सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो है वो मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर हो रही है। शहरियों का जो उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज़ जो है वो मुहाल हो चुका है। सर्दी में जहां शिद्दत देखने में नज़र आ रही है, वहीं धुंध में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बढ़ती हुई धुंध की वजह से भी जो है वो शहरियों को हिदायत की जा रही है कि हद निगाह में चूँकि कमी देखी जा रही है, तो लिहाजा शहरियों को हिदायत ये की जा रही है कि दौरान सफ़र जो है वो कोशिश करें कि स्पीड लिमिट का ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि बढ़ती हुई धुंध बहुत से हादसात का बाइस भी अक्सर बन जाती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी में हम मज़ीद शिद्दत देखेंगे और आज भी लाहौर में सबसे ज़्यादा सर्दी रिकॉर्ड की जाएगी। और मौजूदा टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो अन्ना, मौजूदा टेम्परेचर इस वक्त जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाओं का सिलसिला जो है वो आहिस्ता से चल तो रहा है, लेकिन यही हवाएं यकबस्ता महसूस हो रही हैं, जो कि मज़ीद सर्दी में शिद्दत का बाइस भी बनती हुई महसूस की जा सकती हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जहाँ हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा आया है, शहरी सर्दी को हर कोई जो है वो अपने मिजाज और अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो इसको इंजॉय भी करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी जानिब हमने देखा कि जो स्मॉग है उसने भी। थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें बताया जी बाहर का मौसम कैसा है। सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा आगे होना ही है, सो आप लोग प्लीज़ अपनी केयर कीजिए। हमने आगे बढ़ना है और बर्थडे वाले सेगमेंट को एक दफ़ा फिर से स्टार्ट करना है। सो मैं आपको अक्सर बताती हूँ जी, हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क की रिवायत है, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ की बर्थडे होती है हम बहुत ही स्पेशल अंदाज में उनको विश करते हैं। सो हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है विश करें, जिस तरह से हम आपकी बर्थडे को स्पेशल बनाते हैं। तो आज हमारे कंट्रोलर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन साहब की बर्थडे है, उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अभी एक ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे और दीगर सेगमेंट शामिल करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, और अब हमने सेगमेंट शामिल करना है टुडेज हेल्दी टिप।
आज की हेल्दी टिप में हमने आपको बताना है कि काली मिर्चों का फ़ायदा क्या हो सकता है। काली मिर्चें मोटापे से आपको महफूज रखती हैं। इसके साथ साथ निज़ाम इंहज़ाम को, यानी जिन लोगों को इशू रहता है, खाना हजम नहीं होता, ब्लॉटिंग रहती है, तो काली मिर्चों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा मुफीद है। उसके अलावा जोड़ों के दर्द में भी कारआमद इस्तेमाल है, निजात दिला देता है अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ जल्द के लिए भी बेहतर है, दांतों को मजबूत रखने के लिए भी बेहतर है, और इसके बाद नज़ला ज़ुकाम का खात्मा भी करता है। आजकल के सीज़न के लिहाज से जिन लोगों को इशू रहता है बार बार गले में खराश का, ज़ुकाम का, शहद में अगर काली मिर्च की एक चुटकी अगर आप डाल के खा लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी चीज़ का आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपने इस्तेमाल करना है, आपके घर में ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं, आपने हमें बताना है, इसका फीडबैक ज़रूर देना है। ख़ास तौर पे जिन लोगों का गला ख़राब रहता है, मुसलसल गले में खराश रहती है, वो ज़रूर शहद के साथ काली मिर्चों का इस्तेमाल करें, उनकी सेहत के लिए बेहतर होगा। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है और आपको बताना है जी करेंसी रेट्स क्या है माल के हाल में। आज की रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि अब जुमे का मुबारक दिन है, तो हमने आज का पैगाम अमानत रसूल साहब हमारे स्कॉलर हमारे साथ हैं जी, आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे ज़्यादा ईमान वाला वो है कि जिसके अखलाक अच्छे हैं, और तुम में से बेहतरीन वो है कि जो अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करता है, अखलाक वाला है। यानी पहली बात ये बयान कर दी कि सबसे ज़्यादा ईमान वाला और जो ईमान रखता है, मोमिन है और अच्छा मोमिन है, वो वही है कि जिसके अखलाक अच्छे होते हैं। और फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है कि जो अपने घर वालों, अपनी बीवी, बच्चों के साथ हुस्न सलूक और हुस्न अखलाक से पेश आता है। बिलाशुबा सबसे पहला हक आपकी फैमिली का ही होता है, तो अपनी फैमिली के साथ हुस्न सलूक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।